Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about endocrinology. वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको एक सीक्वेंस के साथ मिलती रहें। और एक और रिक्वेस्ट कि आपने लेक्चर को साथ साथ नोट डाउन करना है ताकि आपको अपना लिखा हुआ समझ आ सके। तो चलें जी मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी Okay, the branch of medicine which deals with diagnosing and treating disorders of endocrine system, which includes glands and organs that make hormones. तो एंडोक्रिनोलॉजी क्या चीज़ है? मेडिसिन की वो ब्रांच है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो डिसऑर्डर आ जाते हैं, मसला आ जाता है, उसको डायग्नोस करती है और ट्रीट करती है, जिसमें शामिल है ग्लैंड्स और ऑर्गन्स जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो ग्लैंड और ऑर्गन, ऐसे ग्लैंड और ऑर्गन्स जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं, हम उसको पहले डायग्नोस करते हैं और फिर उसका ट्रीट करते हैं। ये सब कुछ एंडोक्रिनोलॉजी में शामिल है। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें शामिल है ग्लैंड विच इंक्लूड्स ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट मेक हार्मोन्स। ठीक हो गया। अब इसमें यूजली एंडोक्रिनोलॉजी कौन कौन से एरिया कवर करता है? वो एंडोक्रिनोलॉजी यूजली डील्स विद डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, थायराइड, एड्रिनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम। एंडोक्रिनोलॉजी में हम यूजली डायबिटीज़ देखते हैं, फर्टिलिटी का मसला देखते हैं, थायराइड प्रॉब्लम जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस और गोइटर वगैरह शामिल है इसमें, और एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम, ये सब कुछ एंडोक्रिनोलॉजी कवर करता है। मूविंग ऑन टू फर्स्ट टॉपिक, डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लूकोज क्या चीज़ है। ग्लूकोज इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन। ग्लूकोज जो है वो ब्रेन को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता को अनकॉन्शियस होगा, उसके बाद कोमा में चला जाएगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए ग्लूकोज बड़ा ज़रूरी है ब्रेन को प्रोवाइड करना मुसलसल। तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय 2 हार्मोन्स। तो 2 हार्मोन्स हैं जो कि इंसुलिन है और ग्लूकागोन है। बोथ ऑफ दीज आर सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि देर आर 2 रेगुलेटरी हार्मोन फॉर मेंटेनिंग विच मेंटेन ग्लूकोज लेवल. These are insulin and glucagon. Insulin, which is secreted by beta cells of pancreas, while glucagon, it is secreted by alpha cells of pancreas. और एक और चीज़ कि पैनक्रियाज इट इज़ बेसिकली अ मिक्स्ड ग्लैंड। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इंसुलिन विच इज़ सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, वाइल ग्लूकागॉन विच इज़ सेक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे ये वर्क करता है। कि ये नॉर्मल ग्लूकोज की बेसलाइन है, ग्लूकोज नॉर्मल ग्लाइसीमिया आप कह सकते हैं। तो अगर इससे आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर इससे लेवल नॉर्मल से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ कर जाता है उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मीन इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल, हाइपर से हाइपर मीन इंक्रीज, हाइपो मीन लो, और हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो ग्लूकोज लेवल। तो अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन वर्क करता है विच इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। तो इंसुलिन क्या करता है कि इंक्रीज हाई जो ग्लूकोज इंक्रीज इन हाई ग्लूकोज लेवल उसको करता है टू लोअर, और नॉर्मल लेवल उसे कर देता है। ठीक है। और अगर एक ऐसी कंडीशन जिसमें ग्लूकोज लेवल कम हुआ होता है उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। उसके अंदर ग्लूकागॉन वर्क करता है जो कि अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। वो क्या करता है कि वो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है अपनी ब्रेकडाउन से, और फिर उसको लेवल को ग्लूकोज के नॉर्मल पे ले आता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म कि अगर इंक्रीज ग्लूकोज लेवल होगा ऐसी कंडीशन में इंसुलिन वर्क करेगी और उसको नॉर्मल पे लेके आएगी, और अगर डिक्रीज ग्लूकोज होगा ऐसी कंडीशन में ग्लूकागॉन वर्क करेगा और उसको नॉर्मल पे लेके आएगा। ठीक है। और देर आर अदर 2 डायबिटोजेनिक हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करते हैं अगर वो सिक्रीट होते हैं। तो वो हैं जी ग्रोथ हार्मोन्स और कोर्टिसोल। ये आपने याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन्स जिसके लिए स्टिमुलस होते हैं, आपने याद रखना है कि 4 स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन्स, सेक्रेटिंग ग्रोथ हार्मोन्स इज डीप स्लीप, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड प्यूबर्टी। ये 4 स्टिमुलस है। एक्सरसाइज जैसे हम दौड़ रहे होते हैं तो हमें मसलसल एनर्जी प्रोवाइड की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन्स सेक्रेट होता है जो कि हमारे मसल्स को, हमारे ब्रेन को कॉन्टीन्यूस एनर्जी ताकि मिलती रहे, तो वो वर्क करता है और वो सेक्रेट होता है। और इस तरह ये 4 स्टिमुलस हैं। जब हम सोते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन जब होती है, हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं, और जब प्यूबर्टी, जब हमारी बलूगत हो रही होती है, तो इन 4 कंडीशन में दीज कंडीशंस आर स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन्स। ये आपने याद रखना है। आगे मूविंग ऑन टू डायबिटीज मेलिटस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई पुट स्टार ऑन इट।
तो इससे काफ़ी टॉपिक्स आपको मिलेंगे हर एग्ज़ाम के अंदर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। डायबिटीज मेलिटस क्या है कि परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। कि इसमें कॉन्टीन्यूस परसिस्टेंट मीन कॉन्टीन्यूस हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, या तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी। तो डायबिटीज मेलिटस क्या है जी कि परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। या तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से, या फिर वैसी इसमें इंसुलिन डेफिशिएंट होगा, और या फिर इंसुलिन तो मौजूद होगी लेकिन वो रेजिस्ट कर रही होगी। तो दो कंडीशन है जिसमें डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो मतलब इसकी दो फैक्टर्स हैं जो कि ये ग्लूकोज लेवल को कॉन्टीन्यूस इंक्रीज रखते हैं। एक इंसुलिन डेफिशिएंसी है और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी। आगे 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 हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। टाइप्स 1 इसे हम कहते हैं DM1, और एक टाइप 2 है जिसे हम कहते हैं DM2। तो DM1 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन इज इनसफिशिएंट, इंसुलिन मौजूद नहीं होती, ठीक है। इंसुलिन इज इनसफिशिएंट, वजह क्या है कि इसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। तो DM1 के अंदर इंसुलिन इज इनसफिशिएंट, इंसुलिन मौजूद ही नहीं होती ड्यू टू बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जब ये इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज लेवल इज ऑलवेज इंक्रीज, इसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो ग्लूकोज इज हाई, दैट्स वाई इट इज patient will be in hyperglycemia condition due to insulin deficiency or insulin is insufficient. This is the condition of DM1. आगे मैकेनिज्म क्या देखते हैं कि बीटा सेल डिस्ट्रॉय क्यों होती हैं। इसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स के बॉडी अपने जो बीटा सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी पेशेंट आएगा विद DM1 के साथ, जो डायबिटीज़ मेलिटस 1 का पेशेंट होगा, उसमें एक एंटीबॉडी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं एंटी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। इसे हम कहते हैं एंटी गैड एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो जब भी हम इस पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके अंदर ये एंटीबॉडी जो है एंटी गैड एंटीबॉडी, इट इज़ ऑलवेज 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 प्रेजेंट, एंटी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। तो मैकेनिज्म क्या हुआ कि इसमें एक ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स होती है और एक एंटी गैड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से देयर इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। बाकी इसका ऑनसेट कब होता है? इज़ ऑलवेज अर्ली ऑनसेट। इसे इसलिए इसको हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलिटस। जुवेनाइल का मतलब टीन एज के अंदर जब भी पेशेंट आएगा उसकी टीन एज होगी, तो टीन एज मतलब 13 से लेके 19 के दरमियान। इसी तरह सारा ये इसका मैकेनिज़्म है कि पेशेंट इसमें प्यूबर्टी वाला 20 से या इससे बड़ा पेशेंट ज़्यादातर नहीं होता। मोस्टली पेशेंट इज़ विद अर्ली एज इज़ टीन एज, ठीक है। और इसके अपीयरेंस कैसी होगी? पेशेंट विल ऑलवेज बी थिन, दुबला पतला सा होगा। और इसके साथ कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन इज़ DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। ठीक हो गया, ये पूरा हो गया डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन इज इनसफिशिएंट, इंसुलिन मौजूद नहीं होती, ग्लूकोज लेवल हाई होता है और ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल की वजह से होता है। ये इसका मैकेनिज्म आ गया। और इसमें एंटी गैड एंटीबॉडी होती है और ऑनसेट अर्ली, यानी वेरी टीन एज के अंदर पेशेंट आएगा और इसकी दुबला पतला होगा और इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है DKA। नाउ मूव ऑन टू डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन इज सफिशेंट, इंसुलिन तो मौजूद होती है और लेकिन फिर भी ग्लूकोज लेवल हाई होता है। वजह क्या है कि इंसुलिन जब प्रेजेंट हो भी तो उसको रिसेप्टर पे, उसके लिए रिसेप्टर ज़रूरी होते हैं उसके एक्ट के लिए, ठीक है। और वो रिसेप्टर जो होता है वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं। वो रिसेप्टर रेजिस्टेंस की वजह से ये डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2, ये बेसिकली इसका ये मैकेनिज़्म आ जाता है कि मैकेनिज़्म इसके अंदर ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी की वजह से जो कि रिसेप्टर होते हैं वो इसके वर्क करना ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक हो गया। अब इसके अंदर इसका ऑनसेट देखेंगे। ऑनसेट इज़ लेट एडल्ट, पेशेंट विल बी एट एनी एज
more than 25 or after you can say after 20 teenage, it is any time it can be diabetes mellitus type 2. और पेशेंट विल बी फैटी, मोटा होगा और काफ़ी फैटी होगा। और इसी कॉम्प्लिकेशन में क्या शामिल है, कॉम्प्लिकेशन में नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा। नॉन कीटोटिक यानी कीटोन बॉडी रिलीज नहीं होगी और इसमें हाइपर ऑस्मोलर कोमा मतलब पेशेंट विल बी इन कोमा स्टेट। तो ये सारा है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 के बारे में कि इसमें इंसुलिन प्रेजेंट होती है लेकिन ग्लूकोज लेवल फिर भी हाई होता है क्योंकि रिसेप्टर रेजिस्टेंस होती है पेशेंट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, और इसका ऑनसेट लेट होता है और इसमें जो पेशेंट की अपीयरेंस है वो फैटी होती है और इस कॉम्प्लिकेशन में इसकी शामिल हो जाता है नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा। तो ये ओवरव्यू देख लें इस पूरे पेज के अंदर। इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है एंडोक्राइनोलॉजी की, उसके बाद देखना है कि ग्लूकोज जो प्राइमरी सोर्स है और रिलीज बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इट इज़ रेगुलेटेड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और जो इंसुलिन है वो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से रिलीज़ होती है और ग्लूकागॉन है जो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से रिलीज़ होती है। और देयर आर 2 डायबेटोजेनिक हार्मोन्स जो कि ऑल्सो इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल विच आर ग्रोथ हार्मोन्स एंड कोर्टिसोल। अब फिर यहाँ पे ग्लूकोज बेसलाइन नॉर्मल जब होता है तो अगर इसे इंक्रीज करें जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और इसको नॉर्मल कैसे करते हैं, इंसुलिन से करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए हाइपोग्लाइसीमिया होता है लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, इसको हम नॉर्मल कैसे लेके आते हैं विद ग्लूकागॉन की हेल्प से। डायबिटीज़ मेलिटस होती है कि कंटिन्यूस इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 इंसुलिन तो प्रेजेंट नहीं होती और इसके अंदर ग्लूकोज लेवल जो होता है बहुत हाई हो जाता है जिसकी वजह से, और इसका मैकेनिज्म ये है कि इसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और पेशेंट जो DVM1 का आता है उसमें अर्ली स्टेज में आता है, टीनेज के अंदर आता है और इसकी अपीयरेंस सीन होती है और कॉम्प्लिकेशन में डीके शामिल होता है। इसी तरह से टाइप 2 आ जाती है। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट होती है लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज लेवल हाई होता है और रिसेप्टर रेजिस्टेंस कर रहा होता है जिसकी वजह से इंसुलिन वर्क नहीं कर सकती। और पेशेंट का जो होता है ना इसमें मैकेनिज्म बेसिकली इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू ओबेसिटी। मोटा पेशेंट हो जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन रिसेप्टर काम करना छोड़ देते हैं इंसुलिन की प्रेजेंस के बावजूद, तो इसलिए ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और इसका ऑनसेट जो है वो लेट होता है, अडल्ट एज के अंदर होता है और अपीयरेंस इज़ ऑलवेज फैटी और इसकी कॉम्प्लिकेशन में नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा शामिल है। इसके बाद जी एक कंडीशन वो हम देखेंगे कि इफ़ डायबिटीज़ मेलिटस 1 इज़ डायग्नोज्ड इन अडल्ट देन इट इज़ कॉल्ड लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ अडल्ट टाइप। अगर डायबिटीज़ मेलिटस इज़, जैसे हमने पढ़ा है कि डायबिटीज़ मेलिटस 1 जो है इट इज़ ऑलवेज इन प्रेजेंट इन टीन एज, लेकिन अगर ये अडल्ट के अंदर शामिल हो, अडल्ट के अंदर DM2 होती है। अडल्ट के अंदर अगर DM1 डायग्नोज हो जाए, वो कैसे डायग्नोज होगी कि उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स वगैरह इसमें अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। तो इफ़ डायबिटीज़ मेलिटस 1 इज़ डायग्नोज्ड इन अडल्ट then it is known as latent autoimmune diabetes adult type. Latent means इसमें हिडन होता है और ऑटोइम्यून डिजीज़ जो भी बीटा सेल डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है वो टीनेज तक तो शो नहीं होता लेकिन वो प्यूबर्टी के अंदर शो हो जाता है। तो और इसी तरह एंटीबॉडी भी जब आप डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 में जो प्रेजेंट होती है अगर वो अडल्ट के अंदर शो हो जाए तो इसको हम कहेंगे, ऐसी कंडीशन को लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ एडल्ट टाइप। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन DM1, लेकिन अगर DM1 आपको अडल्ट फेज़ में शो होता है तो इसको हम लाडा कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर सिर्फ एक चीज़ आपको हमेशा मेंटेन रखनी कि ये उन पेशेंट के अंदर होता है जिसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ इज़ पॉजिटिव, सो ये ऐसे पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि लाडा इट इज़ रेयर कंडीशन बट इट इज़ समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट लाइक DM1 इज़ प्रेजेंट इन एडल्ट। अगर आप ऐसी कंडीशन देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये
इस कंडीशन का क्या नाम है, लाडा, इसको हम कहेंगे लाडा। DM1 इज ऑलवेज प्रेजेंट, इज मोस्टली, आप ऑलवेज को छोड़ें, आप इसके इज मोस्टली प्रेजेंट इन टीनेज, बट इफ इट इज प्रेजेंट इन एडल्ट देन दिस कंडीशन इज नोन एज लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज एडल्ट टाइप। ठीक हो गया। आगे देखते हैं जी कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होते हैं। कि पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस, उसको पोलीयूरिया होगा, बार बार उसको यूरिन आ रहा होगा, पोलीडिप्सिया हो रहा होगा, पेशेंट को बार बार प्यास लग रही होगी, पोलीफेजिया हो रहा होगा, पेशेंट को बार बार भूख लग रही होगी, प्रोग्रेसिव वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस, आप डायबिटीज़ मेलाइटस के जो भी पेशेंट होंगे आप उसमें देखेंगे उसका वेट लॉस वक्त के लिहाज से आप 3 वीक्स बाद चेक करेंगे तो उसका वेट कम हुआ होगा। इसी तरह से इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेट लॉस। आपको उसका, इसलिए जो डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट होता है उसका आपको वेट चेक करते रहना चाहिए ताकि वो बिल्कुल भी उसकी हेल्थ जैसे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो उसके मुताबिक आप डाइट एडजस्ट कर सकें उसकी, अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो तो। इसलिए इसमें तो पांचवा फीचर्स है, उसके अंदर आता है टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन। ठीक है। अब पेशेंट जो होगा उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ और पाँव के अंदर सुइयाँ जैसे चुभ रही होती हैं, उसे कहते हैं टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन। तो ये 5 फीचर्स हैं जी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस: पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, प्रोग्रेसिव वेट लॉस एंड टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन। ये तो हो गए इसके फीचर्स, पेशेंट विद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, वो आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाए और पेशेंट उसके साथ अगर आपको आता है कि वो डायबिटीज़ भी है उसके अंदर, तो इट इज़ ऑलवेज डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे ग्वाइटर हो गया, जिस जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस, वर्टिलिगो, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी अगेंस्ट मेलानिन प्रोड्यूस होती है और पेशेंट का जो आपको कलर वगैरह ये वो चेंज हो जाता है। इसलिए एक और परनीशियस एनीमिया, जिसमें एंटीबॉडी अगेंस्ट पेराइटल सेल्स बनती है। B12 डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली ये होता है परनीशियस एनीमिया। ये 3 ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं: गोइटर, वर्टिलिगो, परनीशियस एनीमिया। या इसके अलावा भी अगर कोई भी और ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ कोई पेशेंट आता है, ठीक है, और उसका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है, तो वो पेशेंट जो भी होगा वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 का, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। टू रूल आउट डायबिटीज़ मेलाइटस, सबसे पहले हम करेंगे जी कि पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर ये यूजली 100 से लेस होता है। ठीक है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट होगा उसके अंदर ये इज़ ग्रेटर दैन 126 mg/dl। ठीक है, इसका नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 100। फास्टिंग ब्लड शुगर जो डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट होगा उसका इज़ ग्रेटर दैन 126 mg/dl। उसके बाद सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे रैंडम ब्लड शुगर। ये जो फास्टिंग ब्लड शुगर है ये हम खाली पेट करेंगे। जैसे पेशेंट सो के उठता है तो उठते साल ही हम उसका 7-8 घंटे उससे हो गए हैं खाना खाए हुए, उसके बाद वो सो गया और जैसे वो उठता है तो हम फास्टिंग ब्लड शुगर उसका करेंगे तो वो इज़ ग्रेटर देन 100 होगा, अब 126। और अगर ये ग्रेटर देन 100 हो तो इसे हम इस कंडीशन को कहते हैं प्री डायबिटिक। मतलब वो डायबिटिक है तो नहीं, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो डायबिटीज़ की तरफ मूव ऑन हो रही है, इसलिए उसको एहतियात करना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे रैंडम ब्लड शुगर। ये जैसे उसने खाना खाया और 2-3 घंटे बाद हम अगर कर लें उसकी शुगर चेक तो उसे हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर, जो कि इंक्रीज़ हुआ होगा ग्रेटर दैन 200 mg/dl। नॉर्मल इसकी रेंज होती है 120 से कम होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली इट इज़ शुड बी लेस दैन 120 mg/dl। इसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि पेशेंट का 3 मंथ का स्टेटस देखना चाहते हैं डायबिटीज़ का, तो वो हमें उसके लिए एक टेस्ट करते हैं HbA1c। तो जो नॉर्मल इसका रेंज होती है वो लेस दैन 7। ठीक है, और लेकिन HbA1c जब हम करेंगे डायबिटीज़ DM पेशेंट का, डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट का, तो वो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 7.5 मिलीमोल। ये हमें क्या शो करता है ये टेस्ट, कि प्रीवियस 3 मंथ स्टेटस ऑफ ग्लूकोज, ये हमें शो करता है HbA1c। उसके बाद हम करते हैं कि टाइप 1 के अंदर अभी आपको बताया था कि इसमें गैड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं तो टाइप 1 के लिए ऑटो इम्यून प्रोफाइल करेंगे, जिसके अंदर
एंटी ग्लूटामिक एसिड, एंटी गैड डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और उसके बाद ये तो हो गया ना डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 जो होता है, उसमें ऑटोइम्यून प्रोफाइल हम करेंगे टू रूल आउट एंटी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के पेशेंट होते हैं उसके अंदर हम करते हैं लिपिड प्रोफाइल, लेकिन ये हमेशा आपने याद रखना है कि लिपिड प्रोफाइल खाली पेट करेंगे, ठीक हो गया। इसमें हम देखेंगे HDL, LDL और कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करेंगे। जितना HDL लेवल अच्छा होगा और उतना ही पेशेंट के लिए बेहतर है, जितना LDL लेवल ज़्यादा होगा उतना ही पेशेंट के लिए ये ख़तरे की बात है। और कोलेस्ट्रॉल भी इसी तरह से, सिर्फ HDL जितना बेहतर होगा उतना पेशेंट की हालत बेहतर होगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं रूल आउट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर शामिल है और इसके अंदर रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c 3 मंथ स्टेटस के लिए, और ऑटोइम्यून प्रोफाइल DM1 एंड लिपिड प्रोफाइल और 4 DM2 के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन टू मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस को मैनेज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इसको लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं कि पेशेंट से हम कहेंगे कि जो ओबीस पेशेंट है उसे कहेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज करे ताकि वो उसका ओबेसिटी लेवल कम हो सके। और कैफ़ीन आपने नहीं लेनी, अवॉइड कैफ़ीन करना है, और अवॉइड स्वीट मीठी फूड जो होती है वो उसको अवॉइड करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ उसका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं रहेगा, चाहे वो जितनी मर्जी फार्माकोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट कर लें। तो ये 3 है इसके लाइफस्टाइल चेंजेस में कि एक्सरसाइज करेगा पेशेंट, अवॉइड कैफ़ीन नहीं लेंगे, जैसे कैफ़ीन आपको पता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। इसी तरह से जो मीठा है उसे अवॉइड करना है, अवॉइड स्वीट, ठीक हो गया। सेकंड चीज़ है जी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके अंदर आता है जी कि सबसे पहले हम पेशेंट को इंसुलिन उसको स्टार्ट करेंगे, इंसुलिन और या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसे एजेंट्स जो कि आपकी हाई ग्लूकोज को कम करते हैं, और इसमें डिफरेंट तरह की फैमिलीज शामिल हैं, जैसे बाइगोनाइड फैमिली, वो हम अभी पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इंसुलिन पे बात करते हैं कि पेशेंट को हम इंसुलिन जब स्टार्ट करेंगे तो इंसुलिन के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे ये इसको हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को कम कर देती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके यूज़ से इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या हैं कि इट कॉजेज़ वेट गेन ऑफ पेशेंट। जब जो पेशेंट आपने देखा होगा कि इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका अक्सर वेट बढ़ जाता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन है। उसके बाद ये कि हाइपोग्लाइसीमिया, इट मे काज हाइपोग्लाइसीमिया, यानी अगर आप इंसुलिन की डोज ज़्यादा दे दें तो इसके अंदर ये है कि ये जो उसका नॉर्मल लेवल से भी शुगर उसका कम कर देगा। तो दीज आर 2 साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। नाउ मूव ऑन टू ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। इसके अंदर डिफरेंट फैमिलीज शामिल हैं, जैसे बाइगोनाइड फैमिली, सल्फोनाइल यूरिया एंड थायोजोलिड डिडायोन, और नेक्स्ट हम फिर पढ़ते हैं इसके बाद। तो फर्स्ट देखते हैं बाइगोनाइड फैमिली। इसके अंदर मेटफॉर्मिन शामिल है। मेटफॉर्मिन आपने इसका दूसरा नाम भी सुना होगा, जैसे ग्लूकोफेज आम हॉस्पिटल्स में ये पेशेंट को दी जाती है नॉर्मली। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 पेशेंट एंड ओबीस। जो मोटे पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये अक्सर दे देते हैं कि या मेटफॉर्मिन आप इस्तेमाल कर लें, तो इससे उनका मोटापा ज़रा कम हो जाता है। तो और ये जो ड्रग है इसको हम सिर्फ डायबिटिक्स मेलाइटस टाइप 2 में इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये कि इट इज़ यूग्लाइसेमिक। यूग्लाइसेमिक का मतलब ये कि आप अगर इसको दे देंगे, पेशेंट एक की बजाय 2 भी अगर खा लेता है गलती से, तो उसका ये नहीं है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इसको सिर्फ ये इसका इफ़ेक्ट है कि हाई से नॉर्मल तो कर देगा, लेकिन नॉर्मल से इसको हाइपो में नहीं करेगा, ठीक हो गया। इसको इसलिए इसको यूग्लाइसेमिक कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कैसे ये इफ़ेक्ट करता है कि कैसे एक्ट करता है कि इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। 2 इसके मैकेनिज्म है, इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इनहिबिट ग्लूकोजिनोलाइसिस, ठीक हो गया। जो लीवर के अंदर जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो नया ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको ये रोक देता है। और इनहिबिट ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लूकोजन की जो ब्रेकडाउन होती है उससे भी हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस को ये रोक देता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मेटफॉर्मिन का, बाइगोनाइड फैमिली जो बिलोंग करता है।
लेकिन इसको हम बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें इसको यूज़ नहीं करते, इसलिए इसे कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मेटफॉर्मिन। जो रीनल इनसफिशिएंसी, मतलब जो जो ऐसे पेशेंट जिनका जो किडनी का मसला है, तो उसमें हम ये इसको प्रोहिबिटेड है, उसमें हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके पे साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि मेटालिक टेस्ट, इसका मेटालिक टेस्ट होता है, ज़ुबान पे इस तरह का फ़ील होता है, जीआईटी अपसेट कर देता है और लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है। अब एक चीज़ आपने देखा होगा कि अक्सर इसके अंदर के जो लोग यूज़ करते हैं मेट्रोनिडाज़ोल, उसके अंदर भी इसका मेटालिक टेस्ट होता है। मेट्रोन सो देयर आर टू ड्रग्स बेसिकली which have metallic taste. One is the metformin and other is metronidazole. So there are 3 side effects total आपने याद रखने के, metallic taste, GIT upset and lactic acidosis. These are the side effects of metformin. Metformin अब आप सोचते होंगे कि रीनल पेशेंट में जो होता है क्यों नहीं दे सकते। उसकी वजह ये कि मेटफॉर्मिन कांट बी गिवन इन रीनल फेलियर एज इट कॉजेज लैक्टिक एसिडोसिस, और लैक्टिक एसिडोसिस कराता है, इसलिए हम इसको रीनल पेशेंट में नहीं दे सकते जिनका रीनल फेल हुआ होता है। और इट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन इन एंजाइना, मतलब जिनको दिल का मसला होता है उसमें भी ये नहीं दी जाती, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही होती, तो वहाँ पे जैसे आप एक जगह से ब्लॉकेज है तो उस जगह पे फिर आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगी उसके नतीजे में क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगी। और ये 2 कंडीशन है, रीनल फेलियर और एंजाइना, इन बोथ कंडीशन में हम मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते। Now move on to the second family of the oral hypoglycemic agents. It includes it is called sulfonylurea and it is also used in diabetic mellitus type 2 patient. तो इसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं एजेंट्स के, ग्लिपजाइड, ग्लैबुराइड, glimepiride and tolbutamide. These are 4 drugs which are included in sulfonylurea, glipizide, glyburide एंड ग्लेमिप्राइड एंड टोलब्यूटामाइड। ठीक हो गया। एक्शन के ये वर्क कैसे करता है, इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से देखो, डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट जो होता है DM2, उसके अंदर जो इंसुलिन मौजूद तो होता है लेकिन वो वर्क नहीं सही तरह से कर सकता, इसलिए जो सल्फोनाइल यूरिया ये इंसुलिन को पैनक्रियाज से इस हद तक रिलीज़ करता है कि वो इस अमाउंट के साथ के एफिशिएंट तरीके से वर्क कर सके। इसका भी 2 साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन। जैसे इसका भी आपने देखा होगा, यहाँ पे ये यूग्लाइसेमिक एजेंट है, तो इसमें आपने याद रखना कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। मेटफॉर्मिन डो नॉट कॉज hypoglycemia, whereas sulfonylurea can cause hypoglycemia। और इसका भी जैसे अब यहाँ पे it causes weight gain, but on other hand whereas metformin is given in obese patient who already have high weight, so to lose weight we give metformin। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो ये इस तरह होगा कि ये यूग्लाइसीमिक है और ये हाइपोग्लाइसीमिक है। ठीक है, और ये वेट गेन में, मतलब वेट गेन कराता है, इसका साइड इफ़ेक्ट है, जबकि ये दिया जाता है जिसका वेट ज़्यादा हो। ठीक हो गया। अब तीसरा इसमें जो एजेंट है, जो सब फैमिली है, उसमें थायोजोलिडिडायोन। तो बेस्ट टू यूज़ इन कॉम्बिनेशन और रिनल इंसफिशिएंसी, इसको हम हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। जैसे 2 ड्रग्स को अगर आपने मिला के उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना है तो उसमें फिर हम थायोजोलिडिडायोन इस्तेमाल करते हैं। और जो पेशेंट जैसे ये जो रीनल पेशेंट होते हैं, जो रीनल फेलियर पेशेंट, उसके अंदर जैसे ये रीनल फेलियर पेशेंट होते हैं, इसमें हम मेटफॉर्मिन यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में हम ये थायोजोलिडिडायोन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें फिर 2 ड्रग्स शामिल हैं जिसे हम पायोग्लिटा and rosiglitazone. Pioglitazone and rosiglitazone, there are 2 drugs included in thiazolidinedione। ठीक हो गया। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी डिक्रीज रेजिस्टेंस। ठीक हो गया।
अब DM2 पेशेंट के अंदर इंसुलिन तो मौजूद होती है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर सकती सही तरह से ड्यू टू रेजिस्टेंस इन रिसेप्टर्स जिस पे उसने एक्ट करना होता है, तो ये उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है। तो थायाजोलिडिडाइन का क्या फंक्शन है कि इट इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, और इसलिए रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगी तो इंसुलिन ठीक तरह से वर्क करना शुरू कर देगी। साइड इफ़ेक्ट इसके भी हैं कि इट कॉजेज एडिमा, और एडिमा की वजह से फिर वेट गेन हो जाएगा पेशेंट का, और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब कराती है बोन्स के अंदर। तो इसके कुछ जहाँ जहाँ फ़ायदे भी हैं और वहाँ वहाँ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा था कि इंसुलिन के बारे में एक बात और आपने नोट करनी है कि ये यूजली इट इज़ गिवन इन सबक्यूटेनियस, ठीक है, मतलब आपकी लेयर्स का आपको पता होगा, तो लेयर ऑफ स्किन इसको हम देंगे, सबक्यूटेनियसली हम इसको स्किन की लेयर्स में देंगे। लेकिन जो DKA पेशेंट होता है, मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट होता है, उसमें हम इसको इंट्रावेनस देंगे। वो सिर्फ एक ये मैंने लिखा भी यहाँ पे, इंसुलिन इज़ यूजुअली गिवन सबक्यूटेनियसली, बट इन DKA पेशेंट इट इज़ गिवन इंट्रावेनसली। सिर्फ इस कंडीशन में हम आपको इसको, जैसे आपको IV लाइन लगी होती है उसके साथ ही ड्रिप के अंदर इसको लगा देते हैं। अदरवाइज वैसे इसको इंसुलिन का जो देने का क्राइटेरिया वो हम इसको सबक्यूटेनियसली देते हैं। तो ओवरव्यू इस पूरे पेज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि डायबिटिक मेलाइटिस जो पेशेंट होता है, DM1 जो पेशेंट होता है, अगर वो अडल्ट में शो हो जाए, ये DM1 डिजीज़ अगर अडल्ट में शो हो जाए तो हम इसको लाडा कहते हैं। और इसकी यूजुअली ऐसे पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। अदरवाइज DM1 इज़ यूजुअली शोन इन टीनेज। ठीक हो गया। और इसके क्लिनिकल फीचर्स हमने देख लिए कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, प्रोग्रेसिव वेट लॉस और टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c3 स्टेटस के लिए ऑटोइम्यून प्रोफाइल करेंगे DM1 के अंदर, लिपिड प्रोफाइल इस ये देखेंगे। ये सारी इन्वेस्टिगेशन डायबिटिक्स मेलाइटिस के लिए रूल आउट करने के लिए हम करते हैं। फिर इसमें मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक्स मेलाइटिस, इसमें हम लाइफस्टाइल चेंजेस और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये दो इसके हैं फैक्टर्स जिनके ज़रिए हम जो इसका शुगर है पेशेंट का उसको हम कम कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंजेस में रेगुलर एक्सरसाइज आ जाती है, कैफ़ीन, स्वेट और अवॉइड स्वीट, मीठा, इन दोनों चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। और बाकी ये उसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, अगर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे इसमें इंसुलिन का यूज़ होता है और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज़ होता है। ठीक है, 3 फैमिलीज हमने पढ़ी हैं। बायोगनेट फैमिली जिसमें मेटफॉर्मिन शामिल है, सल्फोनाइल यूरिया, इसके अंदर ये 4 फैक्टर्स हमें ग्लिपजाइड, ग्लेबुराइड, ग्लेमिप्राइड, टोलबिटामाइड, ये अपने नाम याद करने आसान से ये हो जाएंगे। उसके साथ साथ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स, और इसी तरह फिर नेक्स्ट फैमिली आ जाती है थायोजोलिडिडाइन, और इसमें पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन शामिल है। इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं और रीनल इंसफिशिएंसी के अंदर। बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ये इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर देती है। साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं एडिमा, वेट गेन एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक हो गया। अच्छा जी, नाउ मूव ऑन टू फैमिली नंबर 4 विच इज़ अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इसे हम अकार्बोस भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि दिस एजेंट मेनली इनहिबिट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है कि जो हम ग्लूकोज लेते हैं फूड के थ्रू, तो ये जब इंटेस्टाइन में हमारे जाता है तो ये उसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। दिस एजेंट मेनली इनहिबिट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। जब उसने एब्जॉर्प्शन को रोक दिया तो मज़ीद शुगर लेवल बॉडी में नहीं बढ़ेगा। इसको इस्तेमाल कैसे कि टू कंट्रोल पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। ये पोस्ट प्रांडियल होता है खाने के बाद। हाइपरग्लाइसीमिया आपको पता है इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल, कि खाना खाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारा ग्लूकोज लेवल ना बढ़े, तो ये ख़ास तौर पे उन पेशेंट में जिनको पहले से शुगर है, तो उसके अंदर हम ये वाला एजेंट दे सकते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर अकार्बोज। इसके साथ साथ इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि GIT अपसेट करा सकता है ये, और बस यही था इसके अंदर। बाकी इसमें नाउ मूव ऑन टू फाइनल जो फैक्टर है, जो फाइनल फैमिली है, इसे हम SGLT2 ठीक है इनहिबिटर्स, इसे हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर्स, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। इसमें 2 शामिल हैं,
एम्पाग्लिफ्लोजिन एंड डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन एंड डापाग्लिफ्लोजिन। तो ये दो इसमें एजेंट शामिल है। तो इसका एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है कि दीज एजेंट्स मेनली एक्ट इन पीसीटी। आपको पता होगा जैसे ये एक नेफ्रॉन है, इसका ये बोमन कैप्सूल है और ये एरिया इसका कहलाता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। और इसी तरह से ये लूप ऑफ फैनले इस तरह के जाके ये आपको सारा पता। लेकिन जो सोडियम और ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इट टेक्स प्लेस इन द एरिया ऑफ पीसीटी, ठीक है। तो दीज एजेंट्स मेनली एक्ट इन पीसीटी, इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज। जब ये देखिए सोडियम और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ये एक साथ ही यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इसे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इसे एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जबकि जो SGLT2 है ये इसकी रीअब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्प्शन को इसको रोकता है, ठीक है। जब ये सोडियम नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो जब सोडियम नहीं जाएगा वापस, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी। ये इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में मैं बता रहा हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि हाइपोटेंशन बिकॉज सोडियम लॉस इन यूरिन। यहाँ से सोडियम तो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, फिर ये यहाँ से होता हुआ आगे सीधा यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, इसलिए इट कॉजेज हाइपोटेंशन कि सोडियम की कमी हो जाएगी। बाकी ये कि ग्लूकोज लेवल ये भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये जब यूरिन के अंदर ज़्यादा जाएगा इट कॉजेज क्या कराएगा, रिकरेंट यूटीआई। नेफ्रॉन, ब्लेडर, यूरेटर एंड यूरिथ्रा, इसमें कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज रहने की वजह से रिकरेंट यूटीआई वगैरह हो सकता है। ग्लाइकोसूरिया भी यही है कि यूरिन के अंदर इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इट ऑल्सो काजेज फंगल वेजिनल कैंडिडियासिस, ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ वीक इम्यूनिटी पेशेंट इन डायबिटीज मेलाइटस। सो दीज आर 4 साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ SGLT2 इनहिबिटर्स। तो ये 5 फैमिलीज हमारी हैं जो कि हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जिनको हम कहते हैं उसमें ये यूज़ करते हैं। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये आपको पता होगा कि ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लिकेशन ऑफ DM1, ठीक है। और सो इसमें क्या मैकेनिज्म है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, इसको DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसको मैकेनिज्म इज ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ लाइपोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। सो पैथोजेनेसिस देखते हैं कैसे होता है कि नॉर्मली जब हम इंसुलिन देते हैं उसमें लाइपोजेनेसिस होता है, लिपिड बनता है। इसलिए जो पेशेंट इंसुलिन होता है वो उसका साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि पेशेंट बिकम इट काजेज ओबेसिटी। तो उसके अंदर पेशेंट जो इंसुलिन लेते हैं वो मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जैसे आप जो वर्ड इसे यूज़ करें। तो जब DM1 के पेशेंट के अंदर इंसुलिन तो आपको पता है बनता ही नहीं है, देयर इज़ नो इंसुलिन बिकॉज ऑफ बीटा सेल डिस्ट्रक्शन बाय ऑटोइम्यून डिजीज़। सो उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है कि लाइपोलाइसिस होती है, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स होती हैं, बॉडी में जो पहले से लिपिड्स होते हैं वो ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फैटी एसिड बनते हैं। फैटी एसिड के बाद फैटी एसिड चेंज इनटू द एसिटाइल कोए, दिस इज़ 2 कार्बन कंपाउंड। और फिर ये एसिटाइल कोए जो कि ब्लड के ज़रिए लीवर में जाता है, लीवर में जाके लीवर इसको चेंज कर देता है कीटोन बॉडीज़ में। देयर आर थ्री कीटोन बॉडीज़, ऑलवेज रिमेंबर, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटो एसीटेट एंड एसीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटो एसीटेट एंड एसीटोन। अब लीवर में जब कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं तो ये रिलीज़ करती हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की रिलीज़ की वजह से फाइनली इट कॉजेज एसिडोसिस। आपको पता है एसिडोसिस एंड अल्किलोसिस, देयर आर 2 फेनोमेना। सो पीएच जो फाइनली बनेगी बॉडी में ड्यू टू हाइड्रोजन आयन की पैदा होने से, तो वो एसिडोसिस जब हम करेंगे पेशेंट का जो ABGs करेंगे उसमें एसिडोसिस शो होगा। तो इसके साथ साथ इसके क्लिनिकल फीचर आप देखते हैं DKA के, इसमें पेशेंट विल कम विद डेलीरियम, मेंटली कंफ्यूज पेशेंट होगा, और उसके बाद कोशमोल ब्रीदिंग, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होगा उसको रिमूव करने के लिए, उसका इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए पेशेंट विल टेक रैपिड ब्रीदिंग। और तीसरा जी एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आएगा। सो इसमें से आपने देखें DKA डेलीरियम, कोशमोल ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल पेन। तो DKA के अंदर ही इसके क्लिनिकल फीचर
शामिल हैं, डेलीरियम, कोशमल ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल पेन। ठीक हो गया। पेशेंट आ गया डीके का, इसको हमने मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट ऑफ डीके विल बी थ्रू आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड में हम नॉर्मल सलीन देंगे एसिडोसिस को कम करने के लिए। उसके बाद हम आईवी इंसुलिन देंगे, रेगुलर इंसुलिन जो होती है, हेमोलिन आर जो होती है, और साथ डेक्सट्रोज देंगे ताकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। अब इस पूरे पेज में ओवरव्यू लेते हैं कि हमने एक और चौथी फैमिली जो पढ़ी थी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की, वो थी अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर था, जिसे हम कार्बाइड्स भी कहते हैं। ये जो हम खाना खाने के बाद जो भी ग्लूकोज आती है इंटेस्टाइन के अंदर, ये उसको एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। इसी तरह इसका साइड इफ़ेक्ट है जीआईटी अपसेट। लेकिन इसका जो बेसिकली करता क्या है कि ये अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज कन्वर्ट डाइसेक्राइड इनटू मोनोसेक्राइड। सो इसमें ये भी आपने याद रखना है। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट फैमिली है कि SGLT2, जिसमें सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर है। इसमें एम्पाग्लिफ्लोजिन एंड डैपाग्लिफ्लोजिन, ये 2 एजेंट शामिल हैं। और ये करते हैं क्या कि पीसीटी के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम ग्लूकोज इसको रोक देते हैं, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि रिकरेंट यूटीआई, ग्लाइकोसूरिया और हाइपोटेंशन वगैरह, और साथ ये वेजिनल कैंडिडियासिस भी करा सकते हैं। बाकी आगे आगे मैकेनिज़्म ऑफ डीके का यही मैकेनिज़्म है कि ये लाइपोलाइसिस कराता है। आम पेशेंट के अंदर लाइपोजेनेसिस होती है, जबकि DM1 पेशेंट होता है, इंसुलिन ना होने की वजह से उसके अंदर लाइपोलाइसिस होती है, और लाइपोलाइसिस फिर फैटी एसिड में चेंज होकर एसिटाइल कोए फिर ब्लड के ज़रिए जो है वो लीवर में जाता है। लीवर के अंदर कीटोन बॉडीज़ बनते हैं। 3 कीटोन बॉडीज़ होती हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटोएसीटेट और एसीटोन। ये तीनों कीटोन बॉडीज़ रिलीज़ करती हैं हाइड्रोजन आयन विच कॉजेज एसिडोसिस। क्लिनिकल फीचर्स हो गए इसके कि डेलीरियम, कोशमॉल ब्रीथिंग एंड एब्डोमिनल पेन। और साथ मैनेजमेंट इसकी कैसे करेंगे, आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलीन के साथ इंसुलिन रेगुलर देंगे और डेक्सट्रोज देंगे। ठीक हो गया। इसके साथ साथ एक छोटा सा एक पॉइंट है कि कोशमॉल ब्रीथिंग दोगे ना, रैपिड ब्रीथिंग, द पेशेंट विद डीके ऑलवेज कम्स विद, ये इसका क्लिनिकल फीचर हो गया क्या, ऑलवेज कम्स विद कोशमॉल ब्रीथिंग। लेकिन अगर आपको एक वैसे एक टॉपिक आपको याद रखना चाहिए, एक टर्मिनोलॉजी बेसिकली, ये कोशमॉल साइन क्या होता है। ये जो पेशेंट होता है ऑन पेशेंट विल कम ऑन इंस्पायरेशन, तो उसका जो JVP है, जगुलर वेनस प्रेशर जो होता है, वो क्या कर देता है, रेस कर जाता है रेदर देन डिक्रीज। कम होने के बजाय उसका जेवी प्रेशर रेस कर जाएगा। और ऐसे पेशेंट कौन कौन से होंगे, जिसमें कार्डियक टैम्पोनार्ड शामिल है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस शामिल है, एंड कार्डियक फाइब्रोसिस, यानी जिनका हार्ट के मसल जो कि इलास्टिसिटी अपनी लूज़ कर जाते हैं ड्यू टू सेल डेथ की वजह से। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो आपने याद रखनी है। ये हम आगे CVS में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो कोशमॉल ब्रीथिंग के साथ साथ वो मैं आपको बताना चाहता था कि कोशमॉल साइन भी ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अब यूजली ये आप देखिए, जब हम इंस्पायर करते हैं तो यहाँ से देखें, ये हो गया सुपीरियर वैन का, इन्फीरियर वैन का। सुपीरियर वैन का आगे जो होता है इंटरनल जगुलर वेन, ये उसके साथ वहाँ से ब्लड लेता है। तो जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये सारा प्रेशर यहाँ से आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए जो JVP होता है उसका प्रेशर जो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि सारा ब्लड तो आगे मूव कर जाता है। लेकिन जो पेशेंट होते हैं कार्डियक टैम्पोनार्ड, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक फाइब्रोसिस, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर इसका उल्ट होता है कि ब्लड आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसलिए उसमें जो प्रेशर ऑफ ब्लड वो उसी तरह रहता है। तो रेस JVP होगी बजाय के कम होने की। ठीक हो गया। ये सारा अभी फ़िलहाल इतनी वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मज़ीद हम थायराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी इंशाल्लाह जुड़े रहिए। आपको मज़ीद वीडियोस और अच्छी मिलेंगी इंशाल्लाह। और साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं वंस अगेन। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।